नमस्कार। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, यानी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। वो पटेल ही थे जिन्होंने छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर भारत को एक भारत में पिरोया। उन्होंने सभी रियासतों के बाशिंदों को समान अधिकार, समान विकास और समान सुरक्षा का आश्वासन दिया। सरदार पटेल के ही प्रयास हैं कि आज हमारा भारत अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, संप्रदायों और धर्मों का होते हुए भी श्रेष्ठ भारत है, एक भारत है। राष्ट्रीय एकता के मौके पर आज हम पहुंचे हैं वीर योद्धाओं की धरती नूह में, और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्री नूरुद्दीन नूर जी, पेशे से आप एडवोकेट हैं और समाज सेवक हैं। हमारे साथ हैं श्री रमजान चौधरी जी, आप समाज सेवक हैं। नूर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब मेवात की बात आती है तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था पहला 1857 का, उसमें मेवात के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों के बारे में, उन वीर योद्धाओं के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारत के नागरिकों को अपने क्षेत्र और अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का मामला है, स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआत है वो 1857 कहा जाता है। इतिहास भी हमें यही बताता है, लेकिन हम मेवात के लोग ये मानते हैं कि हमने इसकी शुरुआत, हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी शुरुआत 1527 में कर दी थी। जिस वक्त बाबर ने इस मुल्क की धरती पे कदम रखा और उसने ये सोच लिया कि अब मैंने आगरा से राणा सांगा को हराना है, तो उसके बीच में मेवातियों की धरती थी, अलवर साम्राज्य था, और अलवर साम्राज्य के ऊपर जो राज था वो हसन खां मेवाती का राज था। और इस बात को लेकर के बड़ी कशमकश चली, और आखिर में ये हुआ कि बाबर ने ये कहा हसन खां मेवाती को कि तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, तेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुझे मेरा साथ देना चाहिए। तो उसके एवज़ में राजा हसन खां मेवाती ने जवाब ये दिया कि मेरे पुरखों ने दीन बदला है, धर्म बदला है, वतन नहीं बदला है। तू मेरे लिए आज भी आक्रांता है, और अगर मेरा कोई सगा है, मेरा अपना है, तो वो राणा सांगा है। मेरी धरती पे सोच के समझ के कदम रखना, तुझे मेरा सामना करना ही होगा। तो ये जो राष्ट्रीय एकता की हम आज बात कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई भी उदाहरण मुझे नहीं लगता कि धरती के किसी कोने पे मिलेगा। और यही वजूहात हैं, यही कारण है कि 1857 से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, 1947 तक के 90 साल के इस दशक में अगर आप देखेंगे तो मेरी धरती का कोई चप्पा, कोई जगह, कोई ज़र्रा मिट्टी का ऐसा नहीं है, कोई कण जो हमारे बुज़ुर्गों के लहू से ना भीगा हुआ हो। क्या है, आप दरख्तों पे आप झाँक के देखिए, उनके ऊपर वो भी हमारे लहू से भीगे हुए हैं। आप इस धरती को देखिएगा, एक बार इस मिट्टी को मुट्ठी में उठा के देखिएगा, आज भी हमारे बुज़ुर्गों के लहू की खुशबू इसमें समाई हुई है। उसके बाद भी आप आइएगा, 1947 से आप कारगिल युद्ध तक आइएगा, आप 1965 के युद्ध देखिएगा, 1971 के आप युद्ध देखिएगा, कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें हमारी कुर्बानियाँ जिसमें शुमार ना हो, जिसमें शामिल ना हो। और ये जो राष्ट्रीय एकता की मिसाल थी, इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जिस वक्त इस मुल्क का बंटवारा हुआ और जब लोग यहाँ से जाने लगे, तो खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये एहसास हुआ कि ये कौम, जो इस तरह की जो बहादुर कौम है, जो देशभक्त कौम है, जो वीर कौम है, अगर वो इस मुल्क से चली गई तो ये मुल्क खाली हो जाएगा। और उनको खुद आना पड़ा। 19 दिसंबर सन 1947 को यहाँ के गांव घासेड़ा में आए, और हैरानी इस बात की है कि खुद राष्ट्रपिता ने ये कहा कि तुम्हें समान विकास और संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी मैं देता हूँ, तुम्हें अपने घर लौटना होगा, वरना मेरी लाश से निकलना होगा। इससे बड़ा हम सबूत क्या दे सकते हैं? यही हमारी राष्ट्रीय एकता है, यही हमारी मिसाल है। और उसी वक्त में, क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त ये आंधियाँ उठ रही थी बंटवारे की, उस वक्त लोगों का पलायन यहाँ से हो रहा था,
दूसरे बहुत सारे जो रियासतों के लोग थे, चाहे वो भरतपुर रियासत की बात हो या अलवर रियासत की बात हो, वो लोगों के ऊपर इसकी आड़ में जुल्म ढा रही थी। तो उस वक्त एक डेलीगेशन के रूप में हिमता मेओ नाम के एक शख्स थे जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, अलवर ज़िले से। उनके साथ 5, 7, 10 हमारे बुज़ुर्गों का एक डेलीगेशन उनसे मिला, और जब उनको सच्चाई से अवगत कराया और उनको बल्कि ये कहा कि शिवाजी को कहते हैं ना लोग कि मेवों के टोकरे में वो उनको बचाया गया। आज जनता समझती है कि मेव फल फ्रूट्स के टोकरे में शिवाजी को निकाला गया। अरे वो टोकरा हम मेवों का था भाई। ये इस बात से अवगत कराया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसी वक्त उन्होंने ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर दिया और यहाँ सेनाएं भेजी लोगों की सुरक्षा के लिए कि नो, इस इलाके और इस कौम के ऊपर किसी तरह की भी सांप्रदायिक ताकतें जो है वो कामयाब हम नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय एकता की मिसालें कायम की हैं, इस देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। रमज़ान साहब, हम आपका रुख करते हैं। राष्ट्र निर्माण की जब बात आती है और एकता की बात आती है, तो मेवात क्षेत्र के लोग जो हैं उस संदेश को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर रहे हैं, कैसे उस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं समाज में? देखिए, मेवात हमेशा से साझा संस्कृति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आप जब भी उठाकर देखिएगा, अब जैसे राणा सांगा और हसन खां मेवाती इकट्ठे साथ लड़े, अली हसन साहब और उनके साथ एक अपने राव इंद्रजीत के नाना थे जो राव दुलाराम, वो इकट्ठे साथ लड़े। कितनी ऐसी ऐतिहासिक 1857 के संग्राम की लड़ाई हैं जो हिंदू मुसलमान कमांडरों ने इकट्ठी लड़ी। उसके बाद अब 1857 की लड़ाई, उसके बाद का जो भारत और मेवात बना है, उसमें जिस तरह से साझा संस्कृति को लेकर हम लोग इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा हमारे रीति रिवाज, हमारे तमाम एक दूसरे के प्रोग्राम्स में शामिल होना, एक दूसरे के कल्चर को से विभिन्नताएं होते हुए भी समानता रखना, एक दूसरे के ब्याह शादी में इकट्ठा होकर उनको लड़कियों को विदा करना। एक किसी भी समाज की लड़की विदा होती है तो उसमें सब भात छूचक इकट्ठा भरना। तो ये हमारी जो साझा संस्कृति है, कल्चर है, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है मेवात। यहाँ पर हमारी बार का प्रधान जो है केएल शर्मा बन जाता है, जयप्रकाश बन, जबकि हम 95% मेव डोमिनेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर केएल शर्मा और जयप्रकाश गुप्ता का बनना आमतौर पे नहीं होता। टोकस साहब, नरेंद्र टोकस साहब 3 बार प्रधान रहे हैं। तो यहाँ की पहला राजकुमार सरपंच नांगल में है कि वहाँ उनके 15 वोटे हैं, एक ही परिवार है, एक परिवार से, और सारा गांव मेव मुस्लिम डोमिनेंस है। 3 बार सरपंच है। डिंगरढेरी का सरपंच 4 बार बना है, एक पंडित परिवार है। तो कितनी चंदेनी में जहाँ वोटिंग हुई उसमें अनुसूचित जाति में आ गया वो गांव कि भई अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जाति के कैंडिडेट खड़े हो गए। बाद में सरकार ने अपनी करेक्शन करी कि नहीं भाई, ये तो अनुसूचित जाति में नहीं है, जनरल कैटेगरी में लड़ा जाएगा चुनाव। जनरल कैटेगरी में आने के बाद मेव डोमिनेंस के उन लोगों ने जो बहुत बहुतियात में थे, उन्होंने कहा करे नहीं, इन लोगों ने तैयारी कर ली, अनुसूचित जाति के लोगों ने तैयारी कर ली, अब हम इन्हीं को लड़ाएंगे। अपनी जनरल छोड़कर उनको चुनाव लड़ाया और वहाँ से जनरल कैटेगरी से अनुसूचित जाति का सरपंच बना। समय सिंह एडवोकेट हैं, ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा। 5 कैंडिडेट हिंदू समाज मुस्लिम समाज के थे और सारे 85% लोग मुस्लिम समाज के वोटर थे। उन्होंने कहा भाई तुम बैठ जाओ, हमारा एक लड़का आया, वकील है, होशियार है, ये बनेगा। उसको निर्विरोध बना दिया। ऐसा मैडम हमारे मेवात में ही हो सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बाहर से लोग कहते हैं ना, नफरत की आग में झुलस कर या बंटवारे को या हिंदू मुस्लिम का जिन्होंने चश्मा पहन रखा है, कि आप आइए मेवात और देखिएगा मेवात का भाईचारा, साझा संस्कृति, जो कंपोजिट कल्चर है, अगर पूरे देश में ये मैसेज हो जाए और जो कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं वो पूरे देश में हो जाए, तो नफरत की नाम की चीज़ देश में नहीं। जी रमजान जी, आपने बहुत खूब कहा। नूर साहब, हमारे जो वीर योद्धा
थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो संघर्ष था वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। मेवात क्षेत्र की अगर हम बात करें, मेवात वीरों की धरती रही है, योद्धाओं की धरती रही है, तो मेवात के जो युवा हैं क्या वो वाकिफ़ है अपने पुरखों के संघर्ष से? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि 1857 से लेकर 1947 का जो ये स्वतंत्रता संग्राम रहा, सही मायने में इतिहास में जिस अंदाज़ में उसको दर्ज होना चाहिए था उस अंदाज़ में वो दर्ज नहीं हो पाया। दूसरी बात ये है कि 1947 आज़ादी के पश्चात जिस तरह से उन लोगों के योगदान को सार्वजनिक तौर के ऊपर करना चाहिए था, वो हमारी सरकारों के माध्यम से होना चाहिए था, वो नहीं किया गया, बल्कि हज़ारों की संख्या में उन गुमनाम शहीदों को गुमनाम ही कर दिया गया। तीसरा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन उस सब के बावजूद, इस इग्नोरेंस, इस अवहेलना के बावजूद, इस उपेक्षा के बावजूद भी आज भी आप मेरे गाँव में आप जाइएगा, हमारे यहाँ मीरासियों के माध्यम से, हमारे बुज़ुर्गों के माध्यम से उनकी जो वो शहादत की गाथाएं हैं आज भी उनके ज़बान पे हैं, आज भी वो गाई जाती हैं, नई पीढ़ी को बताई जाती हैं, नए युवाओं को बताई जाती हैं कि वो ऐसे लोग थे। जैसे कि मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको ये कहा कि मेरी मिट्टी का हर कण उनके खून से भीगा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज भी हमारा युवा, हमारी आने वाली नस्लें आज भी अपने बुज़ुर्गों के कुर्बानियों से वाकिफ़ हैं। और मैं ये मानता हूँ कि एक तसल्ली ये होती है कि हमारी राष्ट्रीय एकता की जो पहचान है, जैसे रमज़ान भाई ने एक बात कही, सांप्रदायिक सौहार्द की जो एक पहचान है, वो सिर्फ इस वजह से है कि इस मिट्टी में हमारे बुज़ुर्गों का खून शुमार है। और वो बुज़ुर्ग ना कभी हिंदू में बटे थे, ना कभी मुसलमान में बटे थे, ना वो अगड़े में बटे थे, ना वो पिछड़े में बटे थे। वो प्योर 100% हिंदुस्तानी थे। आज भी उनकी औलादें, उनकी नस्लें आज भी पूरी हिंदुस्तानी हैं। तो हमें गर्व है इस बात। रमज़ान साहब, जब बात आती है राष्ट्रीय एकता की, तो राष्ट्रीय एकता मतलब सभी का एक साथ जुड़े रहना। जब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, और हरियाणा प्रदेश में मेवात ज़िले की, तो मेवात ज़िले का जब जिक्र आता है तो हरियाणा के जो दूसरे ज़िले हैं उनसे यहाँ का थोड़ा सा ये अलग है, यहाँ का सामाजिक ताना बाना अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। ऐसे में मेवात ज़िले के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो हरियाणा के दूसरे ज़िलों से अपने आप को कैसे जोड़ पाएंगे? ये बड़ी विडंबना भी है और कई बार हम इसका बहुत गहराई से एहसास भी होता है कि हम दूसरे ज़िलों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं। हम जो मेव मुसलमान हैं, हमारे यहाँ वही भात, छूचक, लड़कियों को विदा करना, खेत लेना और तमाम गोद पाल में शादी को बचाना, ये सब है। हम बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। आज भी हमारे यहाँ तमाम जो कल्चर पूरे हरियाणा में अडोप्ट होते हैं, हमारे यहाँ ब्याह शादियों में, छूचक भातों में सब वही चीज़ें हैं। ये तो बहुत कम वक्त हुआ है कि हमारे वेशभूषा भी बदल गई। मैंने अपनी दादी को खुद ऐसी वेशभूषा पहनते देखा है जो पूरा हरियाणा पहनता है। तो अब थोड़ा बहुत जो ये धार्मिक चीज़ें आई हैं, तबलीगी जमात या और दूसरे धर्मों का जब इम्पैक्ट होने लगा है, तो ये वेशभूषा भी बदली है। तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं था। मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जब हम कुर्बानियाँ होती हैं देश के लिए, हरियाणा के लिए या इस मुल्क के लिए, तब तो हमारा इतिहास, आप किताबें देख लीजिए। अभी जो 1857 में मेवातियों का योगदान, उसमें मैंने एक लिस्ट देखी थी, 400-500 से ज़्यादा यहाँ के लोगों की लिस्टेड हैं। हमसे ज़्यादा कोई नहीं है, 987 लोग हैं। गुड़गांव जिला, जींद पर इसको देखते हैं तो उनकी बहुत थोड़ी तादाद है। यानी कुर्बानियों में हम सबसे आगे, लेकिन जब विकास की बात आती है ना, हमको पीछे धकेल दिया जाता है। और ऐसा धकेल दिया जाता है कि हम ऐसा लगते हैं कि हम दूसरे ज़िलों से डिफरेंट हैं, अलग हैं, हमारा कल्चर, समाज ही अलग हो गया है। ये सिर्फ पिछड़ापन की और शिक्षा और स्वास्थ्य, सारी चीज़ों को अगर मिला के पूरे हरियाणा के साथ हमको जोड़ दिया जाए तो हम बिल्कुल भी हरियाणा से अलग नहीं हैं। हमारे कुछ समाज सेवियों के प्रयास रहे हैं इस तरह से कि अब चीज़ें जो हरियाणा के साथ साथ हमको कदम से कदम मिलाकर चलने की बात हो रही है।
बिल्कुल भी हम एक हैं और एक रहना चाहते हैं, एक सा दिखना चाहते हैं। चलते चलते नूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस का मौका है, इस उपलक्ष्य में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ी सीधी और सच्ची सी बात है कि इस शुभ अवसर के ऊपर मैं भारत के युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं से सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने अपने मुल्क को अपने लहू से सींचा है, उसी तरह से हर पल, हर वक्त और हमेशा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हमने भी उनकी चीज़ों को, उनकी कुर्बानियों को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने मुल्क को अपने खून से सींचने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रीयता है, यही हमारी पहचान है। हम हैं तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है तो हम हैं, ये हमारी जान है। रमज़ान साहब, आप राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? असरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मैं देशवासियों को और युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमसे है और हम इस मुल्क से। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मुल्क पर अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को एक माला में पुरोया था, अब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इस मुल्क को एक माला में पुरोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा हम मेवात के लोग हमेशा से इसके लिए पहले से ही ये करते रहे ये काम, और आगे भी मेवात के युवाओं को, देश के युवाओं को इस मुल्क की आन बान शान इज़्ज़त को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे, लेकिन इस मुल्क की एकता अखंडता को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। नूर साहब, आपसे और रमज़ान साहब, आप दोनों से एक ही सवाल है जिसका हम जवाब चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है, वो उसको कैसे आगे बढ़ा सकती है, उसका क्या रोल है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ आदमी की खुशहालियाँ जुड़ी हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप जहाँ बैठे हैं नूह के आप चारों तरफ एक बार नज़र उठा के देखिएगा। इधर से आप देखेंगे नेशनल हाईवे नंबर 2 गुज़रता है, इधर से नेशनल हाईवे नंबर 8 गुज़रता है, जयपुर वाला, और इधर हमारे एनसीआर का जो एरिया है, यहाँ तक सोहना तक आप देखिएगा। आप दिल्ली से आइए, गुड़गांव आ जाइए, अरे साहब देखिए क्या विकास है, क्या डेवलपमेंट है। ऐसा लगता है कि हम देश के विदेश में हैं। लेकिन जैसे ही आप सोना क्रॉस करके आप मेवात में कदम रखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ जंगल में हम इस वीराने में कहाँ आ गए। तो वो जो खुशहाली है, वो जो समानता है, वो जो एक तरह का खाका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें किसी तरह की जो है ना वो लापरवाहियाँ और इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो सब जगह एक जैसा होना चाहिए। जब आपका नागरिक खुशहाल होगा, आपका क्षेत्र खुशहाल होगा, आपका राज्य खुशहाल होगा, और जब राज्य खुशहाल होगा तो मैं ये मानता हूँ कि ये देश खुशहाल होगा। नागरिक का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है, और जब नागरिक खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी राष्ट्रीय एकता और आपसी जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है वो अपने आप फलेगा, फूलेगा, सब खुशहाल रहेंगे, हर आदमी अपने काम में मस्त रहेगा, तो जाहिर सी बात है मोहब्बतें भी अंगड़ाइयाँ लेंगी। तो इसलिए दोनों का तालमेल बहुत निहायत है और वो ज़रूरी भी है कि आज ये होना चाहिए। रमज़ान साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अगर हमारा प्रदेश या देश का कोई भी क्षेत्र अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वाबस्ता नहीं होगा, आसना नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो उसमें सेग्रीगेशन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर राष्ट्रीय एकता को बना के रखना है तो तमाम क्षेत्र को विकास के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब हम क्यों आपको भिन्न लगते हैं? आपने पहले भी सवाल किया था कि क्यों हरियाणा के साथ आप नहीं चलते। जब कुर्बानियाँ की बारी आती है देश को आज़ाद कराने में या मुल्क की आन बान को बचाने में, तो मेवाती आगे रहते हैं। लेकिन आप पिछला छोटा सा इतिहास देखेंगे तो 70-75 साल की आज़ादी में 2006 तक हमारे पास पूरे ज़िले में कोई महिला डॉक्टर नहीं थी। हेडक्वार्टर पे जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं था प्राइमरी, और यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं था, लड़कियों का कॉलेज नहीं था। यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई की कोई नहर की व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, खारा पानी आता है, 800 रुपये का टैंकर गिरता है। तो और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनने के बाद कुछ सुविधाएं आई हैं, पूरे टीचर्स नहीं थे, यहाँ अलग से कैडर बनाना पड़ा कि यहाँ टीचर नहीं रुकते थे।
लड़कियों की पढ़ाने का जो अनुपात था बहुत कम था। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हमारा बच्चा बच्चियाँ पढ़ेंगे नहीं, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं जोड़ा जाएगा, तो नेचुरल है कि वो डिफरेंट लगता है। आप घर में देख लीजिएगा, आपके 4 बच्चे हैं, अगर उनमें से 2 बहुत ऊंचे पढ़ गए हैं, वीआईपी कैडर में चले गए और 2 नीचे रह गए, तो उनको एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि ये तो निकम्मे निठल्ले हुए। तो हमको सरकारों ने भेदभाव के चलते हुए, डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए, या फिर आर्थिक विकास में बराबर की भागीदारी नहीं होने की बिना पर हमको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया है, जबकि ये बहुत फर्टाइल ज़मीन है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर देश को समान रूप से विकसित करना है, विकास करना है समान रूप से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हर क्षेत्र से जोड़ के देखना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। नूर साहब, चलते चलते राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कि आज हमारे मुल्क में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य की अपनी भाषा है, हर राज्य का अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है। उन सब के बीच में इतनी अनेकताओं के बावजूद भी हमारी एकता है, वही राष्ट्रीय एकता है। तो युवाओं को मैं तो यही संदेश दूंगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं युवाओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश के हर राज्यों में विभिन्नताओं के बावजूद एकता है, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को अपने लहू से सींचा है, उसी तरह से हमने इसको बनाए रखना है, और हमने हर वक्त इस मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। रमज़ान साहब, आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि अनेकता में एकता, अखंड भारत जो असरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था इस मुल्क को एक माला में पुरेकर, उसको अब एक रखने की हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हम सबको एक होकर, और ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है उसको अपने कंधों पर एक्स्ट्रा वजन उठाकर भी इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि आज जिस तरह की ताकत हमारे को जो संविधान दिया अम्बेडकर साहब ने, और जो एकता अखंडता का संदेश दिया वल्लभ भाई पटेल ने, और महात्मा गांधी ने जो शांति का हमको संदेश दिया है, उन सब को हम एक साथ लेकर उनके सपनों के भारत को पूरा करने के लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देंगे, लेकिन फिर से हमको एक सपनों का भारत, उनके सपनों का भारत, अपने महापुरुषों के सपनों का भारत को बनाने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमको जो है आगे आना होगा, और ये जिम्मेदारी लेंगे। नूर साहब, आपका और रमज़ान साहब, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई। दोस्तों, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जैसे एक श्रेष्ठ भारत एक भारत बना, वैसे ही हम सबको भी मिलकर प्रयास करने होंगे कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर हमेशा चमकता रहे।